हम जैसे ही बाहर निकले वो दोनों बदमाश भी आगे निकल गए। दोनों ने हमारा रास्ता रोक लिया। उनमें से एक ने बड़ी बेतकल्लुफी से रजनी का हाथ पकड़ा। चलती हो क्या? रजनी के चेहरे पर खौफ के साए से लहराए, लेकिन मेरे लिए इसमें हैरत की कोई बात नहीं थी। जहां गुंडागर्दी का राज हो वहां इस किस्म की हरकतें रोजमर्रा का मामूल बन जाती हैं। मैं उस गुंडे की तरफ देख कर गुर्राया, ए मिस्टर, क्या बात है? हाथ छोड़ो इसका। वो ढिठाई से बोला, अगर नहीं छोड़ूं तो क्या कर लोगे? मैंने सिर्फ एक लम्हा तवक्कुफ किया और फिर दूसरे ही लम्हे मेरा घूंसा उसके जबड़े पर लगा। वो कराहता हुआ पीछे उलट गया। रजनी का हाथ अगरचे उसके हाथ से छूट गया था, मगर रजनी भी लड़खड़ा गई थी। मेरा यह हमला उस गुंडे के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के था। वो लड़खड़ा कर पुश्त के बल फुटपाथ पर गिरा। मेरी दाईं तरफ खड़े हुए दूसरे गुंडे ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए चाकू निकाल लिया और चीखता हुआ मुझ पर हमलावर हुआ, मगर जाहिर है मैं गाफिल नहीं था। बड़ी तेजी से एक तरफ हट गया। हमलावर अपनी झोंक में आगे को झुकता चला गया। मैंने घूमकर उसके कूल्हे पर ठोकर रसीद कर दी। वो कराहता हुआ मुंह के बल गिरा। इस दौरान पहला गुंडा उठकर हमलावर हो चुका था। मैं फुर्ती से नीचे झुक गया और उसे टांगों से पकड़कर ऊपर उछाल दिया। वो एक बार फिर पुश्त के बल गिरा। इस मर्तबा उसके मुंह से चीख निकल गई। वो दोनों उठकर बैक वक्त हमलावर हुए। वो सड़क छाप गुंडे थे, स्ट्रीट फाइटिंग में बिलाशुबा माहिर हो सकते थे, मगर उनमें अक्ल नाम की कोई चीज नहीं थी। वो भी लखन की तरह ताकत इस्तेमाल करना जानते थे। अक्ल थी भी तो इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, और ऐसे लोगों से निमटना मैं अच्छी तरह जानता था। इससे पहले कि वो मेरे ऊपर आते, मैंने उन पर छलांग लगा दी और उन दोनों को साथ लेता हुआ नीचे गिरा। उनमें से एक की खोपड़ी फुटपाथ से टकराई और वो बुरी तरह चीखा। मैं बड़ी फुर्ती से उठ गया और उन्हें उठने का मौका दिए बगैर उन पर ठोकरों की बारिश कर दी। उनमें से एक ने मेरा पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। पहले तो मैं एक पैर पर नाच कर रह गया, फिर लड़खड़ा कर नीचे गिरा। मैंने संभलने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखा। मेरी तवक्को के मुताबिक हमारे आसपास सन्नाटा छा गया था। ये बड़ी बारौनक जगह थी, मगर ऐसे मौकों पर लोग दूर रहना ही पसंद करते हैं, और उस वक्त भी लोग बहुत दूर दूर खड़े हमें लड़ते हुए देख रहे थे। कुछ लोग रेस्टोरेंट के दरवाजे में भी जमा थे। मुझे वो वेटर लड़का भी नजर आ गया जिसने हमें भाग जाने का मशवरा दिया था, लेकिन रजनी मुझे कहीं नजर नहीं आई थी। वो पहले ही खौफजदा थी और मौका पाकर वहां से भाग गई थी। उन दोनों में से एक ने मेरी पसलियों पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। मैं करा उठा, लेकिन दूसरी ठोकर लगने से पहले ही मैं संभल गया और उठकर उन दोनों को ठोकरों पर रख लिया, लेकिन मैं ज्यादा देर तक उनकी तवाज़ो नहीं कर सका। एक बगैर छत की जीप ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज के साथ हमारे करीब आकर रुकी। स्टीयरिंग के सामने भयानक शक्ल वाला एक मुस्टंडा बैठा हुआ था। उसकी रंगत रात की तारीकी से भी ज्यादा स्याह थी, और सितम जरीफी तो ये थी कि उसने लिबास भी काला ही पहन रखा था। स्याह शर्ट और स्याह पतलून। उसके जिस्म और लिबास की रंगत आपस में इस तरह मिल गई थी कि अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि जिस्म कहाँ से शुरू होता है और लिबास कहाँ पर खत्म होता है। उसके स्याह चेहरे पर चमकती हुई आंखें और सफेद दांत बहुत अजीब लग रहे थे, और रंगों के इस कंट्रास्ट ने उसके चेहरे को खौफनाक बना दिया था। उसके गले में सोने की चेन भी चमक रही थी। उसके साथ दूसरी सीट पर बैठी हुई लड़की को देखकर कुछ और भी अजीब सा लगता था। रंगत गोरी और चेहरे के नकूश दिलकश। जीप की पिछली सीट पर भी एक आदमी बैठा हुआ था। उसका हुलिया भी अगरचे मवालियों जैसा ही था, मगर आंखों में बड़ी खौफनाक चमक थी। जीप रुकते ही वो आदमी बड़ी फुर्ती से नीचे उतर आया था। उसके हाथ में पिस्तौल देखकर मेरी आंखों में तशवीश उभर आई। स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ शख्स धाड़ा, ए क्या हो रहा है? उन दोनों गुंडों में से एक ने कहा, ये तुम्हारा पूछ रहा था हुक्म, जबकि दूसरे ने मौका पाकर पुश्त की तरफ से मेरी बाहें पकड़कर गिरफ्त में ले लिया। उसी गुंडे ने कहा, इसके साथ एक लौंडिया भी थी, वो भाग गई। उसका सांस बुरी तरह फूल गया था। जीप से उतरने वाले मवाली ने फौरन ही मुझ पर पिस्तौल तान लिया। जीप पर बैठे हुए स्याह शख्स के बारे में मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि वो आत्माराम था। वेटर लड़के ने ठीक ही कहा था कि आत्माराम बहुत खौफनाक आदमी है। चेहरे से तो वो कुछ ऐसा ही लग रहा था। वो जीप से उतर आया, मेरे करीब पहुंचकर बोला, तो ये मेरे बारे में पूछ रहा था, क्या काम है मुझसे और कौन हो तुम? मैंने कहा, ये झूठ बोलता है, मैंने किसी के बारे में नहीं पूछा। हम चाय पीकर बाहर निकल रहे थे, इन्होंने मेरी पत्नी को छेड़ा था। मना करने पर ये मुझसे उलझ पड़े। वही गुंडा बोला, ये झूठ बकता है हुक्म, अगर वो इसकी पत्नी होती तो इस तरह छोड़ कर न भागती। आत्माराम ने कहा, छोड़ दो इसे। उस शख्स ने छोड़ दिया। आत्माराम बोला, क्या वो वाकई तुम्हारी पत्नी थी? अजीब औरत है, पति को छोड़कर भाग गई। खैर कोई बात नहीं, हम उसे भी तलाश कर लेंगे, इसे अंदर ले चलो। उसने आखिरी जुमला अपने आदमियों की तरफ देखते हुए कहा। मैंने कनखियों से सूरत हाल का जायजा लिया। वो लड़की भी जीप से उतर चुकी थी। आत्माराम का गार्ड मेरे करीब आ गया। उसका पिस्तौल मेरी तरफ उठा हुआ था।
वो दोनों गुंडे मुझे पकड़ने के लिए फिर आगे बढ़े थे, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे छू सकते, मैंने बड़ी फुर्ती से मवाली के हाथ पर झपट्टा मारा। उसका पिस्तौल मेरे हाथ में आ गया और वो उछलकर 2-4 कदम पीछे हट गया। मवाली के लिए मेरी ये हरकत बिल्कुल गैर मुतवक्के थी, मगर पिस्तौल हाथ से निकलने के बाद जैसे वो होश में आ गया और मेरी तरफ लपका। मैंने पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया। गोली उसके घुटने पर लगी और वो चीखता हुआ ढेर हो गया। मैं उस भूतनुमा शख्स की तरफ देखते हुए चीखा, आत्माराम, मैं यहाँ आया तो किसी और नीयत से था, मगर गड़बड़ हो गई। अपने गुरु से कहना कि मैं बहुत जल्द उससे मिलने वाला हूँ। आत्माराम चीखा, ओह तुम, पकड़ो इसे। ये जानते हुए कि मेरे हाथ में पिस्तौल है, वो दोनों गुंडे मेरी तरफ लपके। मैंने उनके पैरों में गोली चला दी। वो दोनों एक झटके से रुक गए। आत्माराम चीखा, हरामजादो, पकड़ो इसे, अगर ये बचकर भाग गया तो मैं तुम दोनों की खाल उतार दूंगा। वो दोनों फिर मेरी तरफ लपके। उनके इरादे खतरनाक थे। लगता था वो पिस्तौल की परवाह किए बगैर मुझ पर हमला कर देंगे। इससे मुझे ये भी अंदाजा हुआ कि उन्हें मौत का नहीं, आत्माराम का खौफ था। मैंने फिर गोली चला दी। ये गोली उन दोनों में से एक के पैर में लगी। वो चीख कर उछला। उसने पैर ऊपर उठा लिया और एक पैर पर नाचने लगा। आत्माराम चीख चीख कर कुछ कह रहा था। 2 आदमी होटल के दरवाजे से निकल कर मेरी तरफ लपके। उनमें से एक के हाथ में लंबा सा तेगा था, जिसका ब्लेड आगे से चांद की तरह खम खाए हुए था। वो वहशियाना अंदाज में चीखते हुए मेरी तरफ दौड़ रहे थे। उनका ये जारहाना अंदाज देखकर मैं समझ गया कि अब मेरी पिस्तौल की गोलियां भी इन्हें नहीं रोक सकेंगी। मैंने उनके पैरों में 1-2 फायर किए और एक तरफ को भाग निकला। अब यहाँ खड़े रहना खुदकुशी के मुतरादिफ था। रेस्टोरेंट से चंद गज आगे एक गली थी। उस गली में मुड़ते हुए मैंने एक बार फिर पीछे 2 फायर कर दिए। तीसरी मर्तबा ट्रिगर दबाया तो टक की आवाज उभर गई। मैंने पिस्तौल उस शख्स पर खींच मारा जो मेरे करीब पहुंच रहा था। पिस्तौल इत्तेफाक से उसके सर पर लगा और वो चीखता हुआ गिर गया। मैं उस गली में दौड़ता रहा और रेस्टोरेंट के पीछे एक और गली में निकल गया। मेरे पीछे 2 आदमी थे, जिनमें से एक के हाथ में तेगा था। मैं जानता था कि अगर मैं उनके हाथ लग गया तो वो मेरे टुकड़े कर देंगे। मैं 2-3 गलियों में घूमकर पिछली तरफ की एक सड़क पर निकल आया। मेरे पीछे दौड़ते हुए कदमों की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। मैंने जेब से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और इधर उधर देखने लगा। चंद गज आगे फुटपाथ पर 4-5 फूल फरोश औरतें तख्तों पर अपनी दुकानें सजाए बैठी थीं। ये दुकानें एक बहुत बड़ी हवेली की दीवार के साथ थीं और बिल्कुल सामने एक रोशन गली थी। उस तरफ भी इस तरह की फूलों की कुछ दुकानें दिखाई दे रही थीं। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि इस गली में कोई मंदिर होगा। मेरे अक़ब में दौड़ते हुए कदमों की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थीं। मेरे जहन में उस वक्त कोई बात वाज़ेह नहीं थी कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। और फिर एक मोटरसाइकिल फूलों वाली दुकानों के सामने रुकते देखकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। मोटरसाइकिल पर पीछे एक औरत बैठी हुई थी। वो मोटरसाइकिल से उतर गई और फूल फरोश औरतों से बातें करते हुए तख्ते पर रखे हुए गजरे उठा उठा कर देखने लगी। मर्द मोटरसाइकिल पर ही बैठा हुआ था। उसने इंजन बंद नहीं किया था। हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। मैं दीवार की आड़ से निकलकर तेज तेज कदम उठाता हुआ करीब पहुंच गया और मोटरसाइकिल पर बैठे हुए शख्स को रिवॉल्वर की जद में लेते हुए गुर्राया, खामोशी से मोटरसाइकिल से उतर जाओ वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। उस शख्स का चेहरा धुआं हो गया। उसकी साथी औरत ने भी मेरे हाथ में रिवॉल्वर देख लिया था। वो बुरी तरह चीख उठी। मैंने एक बार फिर गुर्राते हुए रिवॉल्वर की नाल से उसके कंधे पर जोरदार जरब लगाई। जल्दी करो, नीचे उतरो, वो कराहा, मगर उसने मोटर बाइक से उतरने में देर न लगाई। मैंने एक हाथ हैंडल पर रखकर मोटरसाइकिल को गिरने से बचाया। वो शख्स दूसरे हाथ से मजरूब कंधा पकड़े दोहरा हो गया। मैंने उसे जोर से लात रसीद कर दी। वो कराहता हुआ फूलों के तख्ते पर गिरा। उसकी साथी औरत चीखती हुई उसके ऊपर गिर गई और एक हाथ मेरी तरफ उठाते हुए चीखी, मत मारो इसे, मत मारो, मेरे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो उसकी पत्नी थी और अपने पति को बचाने के लिए उसने अपने आप को ढाल बना लिया था। मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। मुझे मोटरसाइकिल की जरूरत थी जो मुझे मिल गई। फूलों वाली औरतें भी चीख रही थीं। 2 औरतें तो चीखती हुई एक तरफ को भाग खड़ी हुई। मेरा ताकुब करने वाले दोनों गुंडे गली से निकलकर सड़क पर आ गए थे और फिर एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी, वो रहा, भागो, पकड़ो उसे। मैंने मुड़कर देखा। वो तकरीबन 30 गज के फासले पर थे। वो आदमी तेगा लहराता हुआ बड़ी तेजी से आगे बढ़ा आ रहा था। मैं मोटरसाइकिल पर बैठ चुका था। इंजन स्टार्ट ही था। गियर में डालकर मैंने क्लच ग्रिप को दबाए रखा और पीछे की तरफ फायर झोंक दिया, मगर उन दोनों के दौड़ने की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया। मैंने सीधे होते हुए क्लच ग्रिप छोड़ दी। बाइक एक जोरदार झटके से उछली। उसी लम्हे मुझे यूं लगा जैसे कोई चीज जोर की आवाज से मेरे सर के ऊपर से होती हुई चंद गज आगे सड़क पर गिरी है। वो तेगा था जो उस बदमाश ने दौड़ते हुए मेरी तरफ फेंका था और मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो खतरनाक हथियार मेरे सर के ऊपर से गुजर गया था। मैं मोटरसाइकिल की एक्सेलरेटर ग्रिप दबाता चला गया। आगे पुररौनक इलाका था।
सड़क पर ट्रैफिक भी था और पैदल लोगों की आमदोरफ्त भी, लेकिन मैंने बाइक की रफ्तार कम नहीं की। पैदल चलने वाले वैसे भी मोटर बाइक की आवाज़ सुनकर बेधक रहे थे। मैंने अपने आप को आत्माराम के सामने जाहिर कर दिया था। मुझे मालूम था कि वो इस पूरे इलाके को घेरे में ले लेंगे और मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। मंदिर से निकलते वक्त मैंने जो मंसूबा बनाया था वो मुख्तलिफ था। पंडित भेरू ने जिन लोगों के अड्डे बताए थे उनमें आत्माराम का नाम भी शामिल था। मेरा मंसूबा यह था कि किसी तरह आत्माराम को यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा, लेकिन मेरे इस मंसूबे की मुहूर्त ही गलत हुई। पहले रजनी टकराई। मैंने ऑटो पर बैठते ही ताड़ लिया था कि वो किस किस्म की औरत है, और अगर वो गुंडे उसे न छेड़ते तो हम वहां से निकल जाते और मैं रजनी से पीछा छुड़ाकर आत्माराम से मुलाकात के लिए दोबारा वहां आ जाता। लेकिन फिर ये ख्याल भी आया कि रजनी को उन्होंने महज छेड़खानी के लिए नहीं छेड़ा था। वो हमारे साथ वाले कैबिन में बैठे हुए थे। उन्होंने हमारी बातें सुन ली थी और जान गए थे कि मैं आत्माराम की तलाश में यहाँ आया था। उन्हें मुझ पर शुबा हो गया था और रजनी को इसलिए छेड़ा था कि मुझे झगड़े में उलझा कर मेरे बारे में तस्दीक करना चाहते थे। और इत्तेफाक से उसी वक्त आत्माराम भी पहुंच गया और इस तरह बाजी पलट गई। अगर वो लोग मुझे रेस्टोरेंट के अंदर ले जाने में कामयाब हो जाते तो वहां से मेरी टूटी फूटी लाश ही निकलती। इसलिए मैंने फौरी तौर पर अपने आप को आत्माराम के सामने जाहिर करने का फैसला कर लिया था। इस तरह मैं उन्हें यह भी तासुर देना चाहता था कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ। उनके डर से कहीं छुप कर नहीं बैठा। मैं मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ बारौनक इलाके से निकल आया था। खुली और वीरान सी सड़कें थीं। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं किस तरफ निकल आया हूँ और किस तरफ जाना चाहिए। मैं एक और सड़क पर निकल आया। उस सड़क पर दोनों तरफ बहुत हटकर हवेली नुमा पुरानी तर्ज के मकान बने हुए थे। उनकी दीवारें फसीलों की तरह उठी हुई थीं। ये राजस्थान के बड़े बड़े ठाकुरों की हवेलियां थीं जो सिर्फ गर्मियों का मौसम गुजारने के लिए यहाँ आते थे। मैं अब तक शहर के अंदरूनी इलाकों में फिरता रहा था, इस तरफ कभी नहीं आया था। मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार कम कर ली और इधर उधर देखते हुए सोचने लगा कि किस तरफ जाना चाहिए। मैंने मोटरसाइकिल एक और सड़क पर मोड़ ली। उस वक्त मैं अपना रिवॉल्वर जेब में डाल चुका था और मेरे दोनों हाथ हैंडल पर मजबूती से जमे हुए थे। मैंने बाइक एक और सड़क पर मोड़ दी। ठीक उस लम्हे दाईं तरफ वाली सड़क से कोई गाड़ी नमूदार हुई और मैं पूरी तरह उस गाड़ी के हेडलैंप्स की रोशनी में नहा गया। मैं सड़क पर मोड़ से आगे निकल चुका था। वो गाड़ी भी उस तरफ मुड़ी थी और इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता, वो गाड़ी निहायत तेज रफ्तारी का मुजाहरा करती हुई आगे आकर इस तरह रुक गई कि मेरा रास्ता बंद हो गया। गाड़ी के इस तरह आगे निकलने और ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज ने मुझे चौंका दिया और फिर मैंने ये भी देख लिया कि वो कोई कार नहीं जीप थी। मेरे और जीप के दरमियान तकरीबन 15 गज का फासला था। मैंने पूरी कुव्वत से बाइक को रोकने की कोशिश की, मगर बाइक बेकाबू होकर जीप से टकरा ही गई। मैं उछलकर सड़क के किनारे झाड़ियों में जा गिरा। मेरे दिमाग में धमाके से हो रहे थे और इससे पहले कि मैं संभल सकता, मेरे कंधे पर जोरदार ठोकर लगी। मैं उठने की कोशिश कर रहा था कि दूसरी ठोकर ने मुझे दोबारा झाड़ियों में लुढ़का दिया। जीप रोकते ही उसके हेडलैंप्स बुझा दिए गए थे, मगर मोटरसाइकिल की बत्ती जल रही थी और उसका रुख झाड़ियों की तरफ ही था। उसकी रोशनी हम दोनों पर पड़ रही थी। मुझे ठोकरें मारने वाला आत्माराम था। मैंने आत्माराम को तीसरी ठोकर मारने का मौका नहीं दिया। उसका पैर पकड़कर जोरदार झटका देते ही मैं उठ खड़ा हुआ। आत्माराम एक टांग पर नाच कर रह गया, लेकिन वो गिरा नहीं था। मैंने उठते ही उसके मुंह पर घूंसा मारने की कोशिश की, मगर उसने न सिर्फ झुकाई देकर अपने आप को बचा लिया बल्कि मेरे पेट पर जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। मैं बिलबिलाता हुआ दोहरा हो गया। उसने नीचे से घुटने की ठोकर मेरी ठोड़ी पर मारी। मेरे मुंह से एक और कराह निकली और मैं उछलकर सीधा हो गया। उसने मुझे संभलने का मौका दिए बगैर मेरे मुंह पर 2 घूंसे जड़ दिए। तीसरा घूंसा मैंने अपने बाएं हाथ पर रोका। उसकी कलाई मेरी गिरफ्त में आ गई। मैंने उसकी बगल के नीचे 2-3 घूंसे रसीद कर दिए। हर घूंसे पर वो मेंढक की तरह फुदक पड़ा। आखिरी घूंसा मैंने ऊपर बाजू और कंधे के जोड़ पर मारा। वो जर्ब ज्यादा शदीद थी। मैंने उसकी कलाई को दोनों हाथों में पकड़ लिया और उसके बाजू को मरोड़ते हुए खुद भी घूम गया। उसके मुंह से पहली मर्तबा कराहें खारिज हुई। वो कदरे नीचे को झुका हुआ था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता घूमकर उसके पेट में जोरदार ठोकर मार दी और साथ ही उसका बाजू छोड़ दिया। इस मर्तबा वो चीख उठा। मैंने उसे संभलने का मौका दिए बगैर उस पर हमला कर दिया। वो ठोकरें खाता और उछलता रहा। मैंने उसे एक और ठोकर मारी तो मेरा पैर एक पत्थर पर रपट गया। मैं लड़खड़ाया, अपने आप को संभालने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका और इस मौके से आत्माराम ने पूरा फायदा उठाया और मुझ पर घूंसों और ठोकरों की बारिश कर दी। इसमें शुबा नहीं कि उसमें बेपनाह ताकत भरी हुई थी, लेकिन चूंकि ये खुली जंग थी, दूसरा कोई मुदाखलत करने वाला नहीं था, इसलिए मुझे उसका मुकाबला करने में दुश्वारी पेश आ रही थी। मुझे उस पर बरतरी भी हासिल थी कि जिस्मानी तौर पर उससे हल्का होने की वजह से मैं उसके मुकाबले में ज्यादा फुर्तीला था। 2-3 घूंसे खाने के बाद मैंने उसकी टांग में टांग फंसा दी। नीचे गिरा तो मैं भी उसके साथ ही गिरा। हम दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था झाड़ियों में लुढ़कते रहे। इस दौरान मुझे उसकी थोड़ी सी पिटाई करने का मौका मिल गया।
लेकिन आखिरकार उसने मुझे पैरों पर उठाकर उछाल दिया। मैं पुश्त के बल पत्थरों में गिरा। मेरे मुंह से कराहें निकल गईं, लेकिन मैंने संभलने में देर न लगाई। आत्माराम भी संभल चुका था। मेरा ख्याल था कि वो दोबारा मुझ पर हमलावर होगा, लेकिन उसने जीप की तरफ दौड़ लगा दी। वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे कमर से पकड़कर पीछे खींच रहा था। उसने दोनों कोहनियां पीछे की तरफ चला दी। एक कोहनी की जरब मेरी पसली पर लगी। मैं कराहता हुआ पीछे हट गया। वो फिर सीट पर झुक गया। मैं अब तक यही समझता रहा था कि वो भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वो सीधा हुआ तो उसके हाथ में तकरीबन 3 फुट लंबा लोहे का एक रॉड देखकर मैं उछल पड़ा। आत्माराम के पास कोई चाकू या पिस्तौल वगैरह नहीं था और वो ये रॉड लेने के लिए ही जीप की तरफ लपका था। उसने रॉड को दोनों हाथों में पकड़ लिया और चीखता हुआ हमलावर हुआ। मैं बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। अगर ये रॉड मेरे सर पर पड़ता तो मेरा भेजा सड़क पर बिखर चुका होता। मेरे एक तरफ हट जाने से वो अपनी छौंक में आगे निकल गया। मैंने उसके कूल्हे पर जोरदार लात रसीद कर दी। वो चीखता हुआ मुंह के बल सड़क पर गिरा, मगर उसने उठने में भी देर न लगाई। मैं जीप के बोनट के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। वो एक बार फिर धाड़ता हुआ मुझ पर हमलावर हुआ। मैं इस मर्तबा भी झुकाई देकर अपने आप को बचा गया। लोहे का रॉड जीप की विंड स्क्रीन पर लगा और स्क्रीन एक छन्नाके से चूर होकर बिखर गई। इस मर्तबा मुझे मौका मिल गया। मैंने फुर्ती से नीचे झुककर उसे टांगों से पकड़कर उठा लिया। मेरा ख्याल था कि मैं उसे खींचता हुआ पीछे ले जाऊंगा, मगर उसने टूटी हुई विंड स्क्रीन के फ्रेम को पकड़ लिया। मैंने उसे कुछ और ऊपर उठाकर पीछे की तरफ उछाल दिया। वो उल्टा कलाबाजी खाता हुआ बोनट के दूसरे किनारे पर पुश्त के बल गिरा। उसके मुंह से चीख निकली और वो जीप के दूसरी तरफ जा गिरा। मैंने भी जीप के ऊपर चढ़कर उस पर छलांग लगा दी। इस तरह गिरने से आत्माराम को शदीद चोट लगी। मैं उसे सड़क की ढलान पर रगेदता हुआ एक बार फिर झाड़ियों में ले गया। मैंने एक बात खास तौर पर नोट कर ली थी कि अब वो मुकाबले की बजाय मज़ाहमत कर रहा था, लेकिन उसे एक मौका मिल गया। उसने दोनों पैर मेरे पेट पर जमा कर पीछे उछाल दिया। मैं पुश्त के बल पत्थरों पर गिरा और मेरे मुंह से कराह निकली। आत्माराम एक तरफ को दौड़ा, लेकिन फिर रुक गया। मैंने उसे झुकते हुए देखा। मैं उस वक्त उठने की कोशिश कर रहा था कि आत्माराम सीधा हो गया। उसने दोनों हाथों में वजनी पत्थर उठा रखा था। उसने पत्थर को सर से बुलंद कर लिया। मैंने बड़ी फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकाला और एक के बाद दीगरे 2 फायर कर दिए। दोनों गोलियां आत्माराम के सीने में लगी। वजनी पत्थर उसके हाथों से छूट गया और वो भी कुछ देर तक कटे हुए दरख्त की तरह लहराता रहा और धड़ाम से नीचे गिर गया और ढलान पर झाड़ियों में लुढ़कता चला गया। मैं फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। चंद लम्हे आत्माराम की तरफ देखता रहा। उसकी आत्मा रुखसत हो चुकी थी। मैंने वहां वक्त जाया करना मुनासिब नहीं समझा और जीप की तरफ लपका। मोटरसाइकिल की बजाय अब मैंने जीप को तरजीह दी। सीट पर टूटी हुई स्क्रीन के कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। मैंने एहतियात से सीट साफ की और इंजन स्टार्ट कर दिया। आत्माराम मुझे तलाश करता हुआ इस तरफ आ निकला था। उसके आदमी चारों तरफ फैल गए होंगे। हो सकता है कहीं पर गोलियों की आवाज भी सुन ली गई हो। मैं जीप को तेज रफ्तारी से उस तरफ दौड़ाता चला गया जिस तरफ उसका रुख था। मेरा ख्याल था कि कोई मुनासिब जगह देखकर जीप छोड़ दूंगा। तकरीबन निस्फ मील आगे एक चौराहा था। अभी तक तो किसी से आमना सामना नहीं हुआ था, लेकिन तवक्को थी कि इस चौराहे पर किसी न किसी से तसादुम जरूर होगा। चौराहे की तरफ जाने वाली एक सड़क बिल्कुल ढलवान थी। एक इमारत पर लगा हुआ थम्स अप का नियॉन साइन देखकर मैंने ये इलाका भी शनाख्त कर लिया। इस चौराहे के दूसरी तरफ वो इलाका था जहां से अलका अग्निहोत्री के आश्रम की तरफ भी एक रास्ता जाता था। अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। मैंने जीप की रफ्तार कम कर दी। वो रॉड अभी तक टूटी हुई स्क्रीन के फ्रेम में अटका हुआ था। मैंने वो रॉड उठाकर स्टीयरिंग में इस तरह फंसा दिया कि वो दाएं बाएं न घूम सके और फिर मैंने जीप से छलांग लगा दी। संभल कर एक लम्हे को जीप की तरफ देखा और फिर बाईं तरफ बंगला नुमा इमारतों की तरफ दौड़ लगा दी। ऊंचे नीचे टीलों पर बंगले बने हुए थे। मैं दौड़ता रहा। मेरा रुख भी उसी चौराहे की तरफ था, मगर मैं सड़क के मुतवाजी दौड़ रहा था। इस तरह मेरे और सड़क के बीच तकरीबन 200 गज का फासला हायल हो चुका था। जोरदार धमाके की आवाज सुनकर मैं एक लम्हे को रुका। मेरा ख्याल था कि वो जीप या तो चौराहे के वस्त में बने हुए गोल चबूतरे से टकराई थी या दाएं बाएं से आने वाली किसी और गाड़ी से टकरा गई थी। मैं एक बार फिर दौड़ने लगा और आखिरकार सड़क पर पहुंच गया। मुड़कर चौराहे की तरफ देखने लगा। चौराहा वहां से तकरीबन 300 गज दूर था। वो जीप बाईं तरफ से आती हुई एक कार से टकराई। हो सकता है इस तसादुम से कार में सवार कोई जख्मी हुआ हो। धमाका बहुत जोरदार था जिसकी आवाज मैंने भी दूर से सुनी थी। चौराहे के चारों तरफ दुकानें थीं। अभी शायद 10 भी नहीं बजे थे। तमाम दुकानें खुली हुई थीं और लोग जाए हादसा पर जमा हो रहे थे। मैं चंद लम्हे उसी तरफ देखता रहा, फिर तेज तेज कदम उठाते हुए सड़क पार कर ली और सामने वाले इलाके में दाखिल होकर उसी रफ्तार से दौड़ता रहा। अब मुझे भागने की जरूरत नहीं थी। आत्माराम के आदमी अगर चौराहे पर मौजूद थे या पहुंच भी गए थे
तो वो लोग मुझे इसी तरफ तलाश करेंगे जिस तरफ से जीप आई थी। ये जीप आत्माराम की थी। उसकी विंड स्क्रीन पहले से टूटी हुई थी। हो सकता है विंड स्क्रीन के टूटने को दूसरी कार से तसादुम का नतीजा समझा जाए, लेकिन जीप में आत्माराम को न पाकर उनमें यकीनन खलबली मच जाएगी। वो उस इलाके में चारों तरफ फैल जाएंगे जिस तरफ से जीप आई थी, और ऐन मुमकिन है कि आधे घंटे के अंदर अंदर उन्हें आत्माराम की लाश भी मिल जाए। और उसके बाद जो होगा उसका अंदाजा लगाना ज्यादा दुश्वार नहीं था।